चलिए, ये आपको बेहतरीन एक क्लास मिलेगी जिसमें हर एक सब्जेक्ट होगा, यहाँ तक कि आप सोच नहीं सकते हैं ऐसा ऐसा सब्जेक्ट। हिस्ट्री होगा, आपको मैथ होगा, ठीक, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट होगा, यहाँ तक कि करेंट होगा। इतने सब्जेक्ट आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक। मैथ्स में भी, साइंस में भी क्या होगा, साइंस में भी आपको फिजिक्स होगा, ठीक, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, तीनों ही का तीनों होगा, ठीक। तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स से, ठीक। मैथ्स में भी किस टाइप के सवाल आते हैं आपको हम दिखाते हैं, उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको करवाया जाएगा। चलिए, बस कुछ सेकंड रुकिए। आज का थोड़ा क्लास आपको यूनिक मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र करिए। 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 152 152। अब देखिए, मैथ्स में सवाल अगर प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल बनते हैं वो थोड़े यूनिक टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति, ठीक, व्यक्ति किसी वस्तु को, ठीक, 1000 में खरीदता है, खरीदता है और उसे वह प्रथम व्यक्ति जो उसे खरीद रहा है उसको वो 10% पे बेचता है, 10% प्रॉफिट पे बेचता है। दूसरा व्यक्ति उसे जितने में खरीदा है, उसको 20% प्रॉफिट पर बेचता है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है? 20%, ठीक, लाभ पर, ठीक, बेचता है। तो अब ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक, ये बी हो गया, ठीक, और ये सी हो गया। जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा है उसे वो कितने में प्राप्त हुआ? जैसे सी ने उस वस्तु को खरीदा है, जैसे ये मोबाइल ही हो गया मान लीजिए, ठीक, मोबाइल हो गया, तो मोबाइल को इसने कितने रुपए में खरीदा है, तो आपको हमें ये बताना है। ए ने कितने में खरीदा? ए ने खरीदा 1000 रुपए में, ठीक। कोई व्यक्ति है ए, उसको 1000 रुपए में खरीदता है, वो बी को बेचता है कितने में? 10% प्रॉफिट पे। फिर बी उसे कितने प्रॉफिट पे बेचता है? सी को 20% प्रॉफिट पे। अब पूछ रहा है कि सी ने उस व्यक्ति को सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए सवाल समझिए कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, ठीक, मेरा मोबाइल फोन मैंने 1000 रुपए में खरीदा, 1000 में खरीदा, ठीक, उसको मैंने किसी व्यक्ति को बेचा 10% प्रॉफिट में, ठीक। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बेचा 20% प्रॉफिट में, और जो 20% प्रॉफिट में जो व्यक्ति खरीदा है वो किसी व्यक्ति को बेच रहा है, ठीक, किसी को बेच रहा है 20% प्रॉफिट में। तो पूछ रहा है सी ने उसको कितने में खरीदा होगा। तो इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, बिहार एसआई, यूपीएससी सब जगह देखने को मिलते हैं। तो कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं, ठीक। पहला क्या कर रहा है, ए ने कितने खरीदे? मान लीजिए 1000 रुपए का कोई वस्तु था, ठीक, हम एक खरीदा 1000 में, बी को बेचा, ठीक, बी को बेचा कितने में? 10% प्रॉफिट में। फिर बी ने सी को बेचा, ठीक, ए ने कितने में खरीदा? 1000 में, बी को कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट में। बी ने सी को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा? 20% प्रॉफिट में। अब चौथा जो व्यक्ति खरीद रहा है यानी कि डी, ठीक, चौथा जो व्यक्ति खरीद रहा है, पूछा उसे कितने में प्राप्त हुआ। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी का रूल मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए 1000 में हम खरीदे हैं कोई वस्तु, ठीक, 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 1000 का 10% हो जाएगा 1100, ठीक, 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले आप ध्यान से इसको समझिए सवाल को, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप ध्यान से सवाल को समझिए। थोड़ा मैं इसको रब भी करता हूं ताकि आपको दिखता भी रहे सब चीज। थोड़ा सा बोर्ड को भी क्लीन करते हैं ताकि क्लियर आपको नजर भी आता रहे सब चीज। सवाल को आप समझ चुके होंगे तो इसी टाइप के सवाल देखने को आपको मिलते हैं। कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है इसमें, और इसी टाइप के सवाल रहते हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए 1000 का कोई वस्तु था, ठीक, और थोड़ा सा साफ करते हैं, चल नहीं रहा मार्कर।
1000 का 10% कितना होता है, दिमाग से करिए, ज्यादा कॉपी पेन का जरूरत ना हो। 1000 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक, 10%, तो कितना हो जाएगा 1100 रुपये, ठीक, 1100 रुपये हो गया। 1000 का 10% 1100 रुपये हो गया। तो मतलब ए ने 1000 में खरीदा था, ठीक, और बी को कितने में बेचा, 1100 में। अब हमें 1100 का 20% निकालना है। 1100 का क्या करना है, 20% निकालना है। 1100 का हमें 20% निकालना है। अब 1100 का 20% कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 1100, ठीक, इंटू में क्या करेंगे 120/100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका 20%। यहाँ पे हम लोग 20 भी रख सकते हैं, ठीक, जरूरी नहीं है 120 रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 20 भी रख सकते हैं। अब हम इसको काटना पीटना शुरू करते हैं, ठीक, पहले 0 से 0 काट दिया, फिर 0 से 0 काट दिया, अभी 11 से 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 11, मल्टीप्लाई 0 और फिर 2, 0 2, फिर 1 का 0, यहाँ एकदम अच्छी जगह पे करते हैं। 20 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 11, इसका 0 से किए, यहाँ 2 आ गया, फिर कट्टम किया, फिर 0 आ गया, फिर एक कम 2 आ गया, तो हमारा हो जाएगा ये, तुम्हारा हो जाएगा फिर 2, फिर आ जाएगा 220 रुपये। तो 220 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 220 रुपये का हमें क्या हो रहा है, कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक, तो एक और तरीका है जिससे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10% तो समझ में आ गया आपको, ठीक, 10% तो हमें समझ में आ गया। अगर आपको ये भी नहीं करना है, देखिए मान लीजिए पहले तो 1000 में खरीदे, 10% प्रॉफिट मिला, कितना हो गया 1100 रुपये। 1000 में खरीदे, 10% प्रॉफिट मिला, हो गया कितना 1100। अब हमें 20% प्रॉफिट निकालना है इसका, 1100 का 20% निकालना है। तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करते हैं, ठीक, तो हमारा सीपी कितना है, हमारा सीपी है कितना, हमारा सीपी हमारा लिए कितना हो गया 1100 हो गया। इस पे हमें 20% प्रॉफिट निकालना है। तो फॉर्मूला तो सेम हो रहेगा, कुछ तो चेंज होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब या तो फिर इसको आप 100 से डिवाइड करिए, ठीक, और फिर एक का दाम निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 10 आराम से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 1100 को डिवाइड करते हैं तो देखिए सबसे पहले बार 1110 रुपये आ जाएंगे, ठीक, तो 1110 और 1110 तो कितना हो जाएगा 220 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो 220 रुपये इसमें हम लोग प्लस कर सकते हैं, ठीक, तो 220 रुपये इसमें प्लस करेंगे, ठीक, 220 रुपये इसमें प्लस करेंगे। पहले कितना 10% प्रॉफिट हुआ, दूसरा कितना 20% प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। 1000 में खरीदा था ये, बी को बेचा कितने में 10% प्रॉफिट पे, ठीक, 10%, और सी को बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, सी ने कितने परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचा, डी को 20% प्रॉफिट पे। तो टोटल को प्लस कर देंगे, हमारा निकाल लेके आ जाएगा कि डी ने कितने में खरीदा। पहले कितने का प्रॉफिट हुआ, पहले 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरा 220 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर तीसरा हमारा जो टोटल अमाउंट है उसको प्लस करके बता देंगे। एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है बिना कॉपी पेन को उठाए। लेकिन आप फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करें। हम लोग क्या करेंगे, इधर 1000 पुट करेंगे, इनटू बटे में क्या करेंगे 10/100, ये पहला मेथड। दूसरे में क्या है 20/100 इंटू क्या करेंगे 1100, क्योंकि प्लस करेंगे, इसमें निकालना है। फिर इसको जितना भी आंसर आएगा उसमें प्लस करके 1000 में बता देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ना समझ में आए तो हमें कमेंट्स करिएगा, मैं इसे दोबारा भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें ऑल सब्जेक्ट लेके चलने हैं, तो हम लोग एक ही पे ज्यादा माथा नहीं मारेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग लेके आते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, हिस्ट्री। तो बाबर वाला महीना चल रहा है, क्या चल रहा है, बाबर वाला महीना चल रहा है। और बाबर का जन्म कब होता है, 14 फरवरी 14 फैब, ठीक, 1483 को क्या होता है, बाबर का जन्म होता है। 14 फैब और 1483 को क्या होता है, बाबर का जन्म होता है। 14 फैब 1483 को बाबर का कहाँ पे जन्म होता है, फरगना में, फरगना में। यहाँ पे इसके पिता जो रहते हैं उमर शेख मिर्जा, उमर शेख क्या रहते हैं, उमर शेख मिर्जा
इसके पिता भी रहते हैं। माता जो रहती हैं पिता, ठीक, पिता का नाम क्या रहता है इनके पिता का नाम रहता है, इनके पिता का नाम रहता है उमा शेख मिर्जा, और माता का नाम रहता है कुर्तुल निगार, ठीक, खां, कुर्तुल निगार खां नाम रहता है। ठीक, हम लोग जिक्र किसके बारे में कर रहे हैं, बाबर के इतिहास के बारे में कर रहे हैं। ठीक, मुगल वंश की स्थापना भी यही करता है। टोटल भारत में 5 तरीके की युद्ध लड़ता है, 5 बार आक्रमण हम लोग कह सकते हैं करता है। ठीक, 5 बार आक्रमण करता है। ये बाबर ने मुगल वंश की नींव कब डाली थी, 1526 में, 1526 में। ठीक, एक तरफ था बाबर, एक तरफ बाबर वर्सेस कौन था, एक तरफ था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका खात्मा करके बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की नींव डाली थी। इससे आपसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टॉपिक ही समझ लीजिए। ठीक, हम लोग टॉपिक ही कवर करा रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि वो भी मैंने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस बताया उस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। ठीक, माता का नाम निगार खां, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, फरगना के शासक, फरगना में जन्म हुआ था। मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, बाबर ने। उसका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। ठीक, पहला युद्ध इसने भारत में कौन सा लड़ा, जिसके द्वारा मुगल वंश की स्थापना हुई, तो कौन था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम, ठीक, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इसको कहा जाता है। किसे कहा, क्या कहा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा, क्या कहा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक, जो किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। फिर बाबर जब भारत में आक्रमण कर लेता है तो उसके बाद टोटल कई युद्ध लड़ता है। ठीक, उस युद्ध को याद करने की हमारे पास कोई ट्रिक है, उसके द्वारा हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम याद करेंगे। इतना चीज आप याद कर लीजिए, इसको मैं रख सकता हूँ कि इसके बाद आगे की कहानी को मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए कि जैसे कि बाबर के द्वारा लड़े गए कुल युद्ध थे, भारत में आने के बाद बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। ठीक, और 1530 में मर भी गया था। ठीक, तो फिर होता है कौन सा युद्ध, पानी खाना, ठीक, चपाती में घी, पानी खाना चपाती में घी। तो इसके बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है, उटपटांग है लेकिन याद हो जाती है। प से क्या हो जाता है, पानीपत कब होता है, 1526 में। ठीक, एक तरफ कौन रहता है, बाबर और लोदी, एक तरफ कौन रहता है, लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी। खांडवा दूसरा युद्ध रहता है, कब होता है, 1527 में, पानी खाना, ठीक, खांडवा, ये 1527 में होता है, राणा सांगा के साथ, ठीक, राणा सांगा वर्सेस बाबर। इसमें भी बाबर क्या हो जाता है, जीत जाता है। फिर चपाती से होता है चंदेरी का युद्ध, इसको क्या बोलते हैं, खांडवा का युद्ध बोलते हैं। खांडवा पूछता है क्वेश्चन कि खांडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था, मेदिनी ठीक, मेदिनी राय वर्सेस कौन रहता है, बाबर रहता है, मेदिनी राय वर्सेस बाबर रहता है। और चौथा जो युद्ध रहता है उसका नाम रहता है घाघरा का युद्ध, ठीक, घाघरा का युद्ध। इसमें कौन रहता है, एक तरफ रहते हैं अफगान यानी कि बाबर के दुश्मन अफगान, ठीक, एक तरफ रहते हैं, एक तरफ कौन रहते हैं, अफगान, और एक तरफ कौन रहते हैं, एक तरफ हमें देखने को मिलते हैं कौन, बाबर। इसमें भी बाबर विजय रहता है। तो बाबर के द्वारा लड़े गए ये युद्ध है, इसको याद करने के लिए पानी खाना चपाती में भी, प से पानीपत, ख से खांडवा, च से चपाती और घ से घाघरा। और 1530 में, ठीक, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि अपने पुत्र की इच्छा मांगते मांगते अपनी मृत्यु को ये प्राप्त हो गया था। इसके पुत्र का तबीयत बहुत खराब था, मन्नत मांगता था, ये भगवान मेरा पुत्र सही हो जाए, भले हम मरा जाए, तो वही हाल होता है उसके बाद। ठीक, तो इसकी कहानी बस हम लोग यही तक समझते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे अपने। तो इससे आपसे कई क्वेश्चन हल होंगे, एक तरीके से ये टॉपिक है, ठीक, ये एक तरीके से आपको टॉपिक है और ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। ये आपके 100% काम आने वाली है हर एक एग्जाम में।
अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं भारत के ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में। ठीक, अगर मैप घटिया बने तो उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बस मैं केवल आपको बताने के लिए ये मैप बना रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्ट भारत की तरह तो दिख ही रहा है ये। हाँ ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें मैप से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, इस मैप से आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। देखिए क्वेश्चन मैप से क्या बनेंगे कि भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, तो पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबिथु, किबिथु क्या बोलते हैं, किबिथु बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गोरमुता, ठीक, गोरमुता। ठीक, उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंद्राकौल, ठीक, इंद्राकौल, ठीक, इंद्राकौल। देखिए यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड को ले लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के उत्तराखंड में, यूके में जो उत्तराखंड है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा, ठीक, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहला नाम जो था, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक, अभी हाल फिलहाल में 2 नए वेटलैंड भी शामिल किए गए, करंट की न्यूज है, ठीक, करंट की न्यूज है। ठीक, तो करंट की 2 न्यूज़ें हैं, एक है खगड़िया, खगड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा है बखीरा, ठीक, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए। अब खगड़िया कहाँ पे है, खगड़िया आपको देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक, खगड़िया आपको कहाँ मिलता है, गुजरात में, और ये आपको बखीरा दिखता है उत्तर प्रदेश में। तो ये 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए। अब टोटल रामसर साइट की संख्या हमारी हो गई है 49 हो गई है। ठीक, टोटल करेंट का न्यूज है, तो इसको अपडेट कर दीजिएगा। ठीक, उत्तरी बिंदु को उत्तराखंड, ठीक, दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप कमोडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए एक को तो सदाबहार क्वेश्चन है, हर जगह क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से जो रेखा होकर गुजरती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, तुम सब लोग को भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सर 5, गलत है, 6, गलत है, 7, हम बता रहे हैं। ठीक, उसी के साथ साथ रिपीट करना। सर 8, हाँ 8 सही है, क्योंकि 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है हमारी, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं वाराणसी में। ठीक, तो देखिए याद करने की ट्रिक है, गरम, छज्जे, छज्जे पर तीर मार। ठीक, तो ग से क्या होगा, गुजरात, बोलो सब लोग, ग से क्या होगा, गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर र से क्या होगा, राजस्थान, राजस्थान, म से क्या होगा, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, 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 प से पश्चिम बंगाल, त से म से मेघालय नहीं, मिजोरम है, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो अब बोलो, बिना देखे बोलो, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, देखो देख के बोलो। ठीक है, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से म से। मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है हमारे भारत के। अगर तुमसे पूछे कि वर्ल्ड में, ठीक, वर्ल्ड में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में, तो क्या है, 7वां है। कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल के नंबर पे भारत का स्थान, 7वां। और सबसे बड़ा का क्षेत्रफल में अगर पूछे तो क्या है, रशिया देश है, क्या है, रूस। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। भारत कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। तो इतना चीजें तुम कम से कम भारत के बारे में याद रखना। अगर तुमसे पूछे मानक समय रेखा, ठीक, मानक समय रेखा, समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से।
मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, ठीक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा होकर गुजरती है, जहाँ पे जो टाइम होता है वही पूरे के पूरे भारत का टाइम होता है। तो इस तरीके से पूरे ये याद होना चाहिए। तो फिर ये क्रम अगर याद रहेगा तो इससे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसको रब करते हैं, कहाँ गया। तो इसके बाद हम लोग आगे दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के मैप से क्वेश्चन बनते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक को लेते हैं, इकोनॉमिक्स को लेते हैं। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं करंट बेस, जैसे कि बजट हो गया, ठीक, और बजट हो गया, हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा, इन सभी चीजें से इकोनॉमिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो हमने मैथ पे चर्चा की अभी, ठीक, मैथ पे चर्चा की, हिस्ट्री पे चर्चा की, ठीक, हिस्ट्री पे चर्चा की, हमने ज्योग्राफी पे चर्चा की, ज्योग्राफी पे चर्चा की। और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, इस पे हम लोग चर्चा करें, पॉलिटी पे आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए राष्ट्रपति हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ले दे के सभी का कार्य करता है, ठीक, राष्ट्रपति ले दे के सभी का कार्य करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रेसिडेंट, महामहिम राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति। इस समय वर्तमान प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद, ठीक। इस समय हमारे नए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ECI, सुशील चंद्रा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। कहाँ पे, यूपी में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, मणिपुर में हो रहे हैं, और एक और जगह है याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, यूके, इन सभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसको संपन्न कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है, ठीक। हमारे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन थे, हमारे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन था, ठीक। हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति जो हैं ये हैं क्या नाम है, रामनाथ कोविंद। देखिए राष्ट्रपति पद का उल्लेख है 50 नंबर 2 में कि हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर, ठीक, आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम एज चाहिए 35, ठीक। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या नाम है, मिनिमम एज चाहिए 35। अब कई चीजें होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, जिसके द्वारा आप क्या करने में अपना पर्चा दाखिल कर सके, और क्या नाम है, ये भी होना चाहिए कि क्या नाम है, आप भारत के नागरिक के साथ साथ आप किसी लाभ के पद पे ना हो, ठीक, और लोकसभा के मेंबर बनने योग्य होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया। 53 में कहा गया आर्टिकल नंबर में, ठीक, आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया राष्ट्रपति शक्तियां हैं। 54 में कहा गया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक। और 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा, और कहा जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। 72 में कहा गया है आर्टिकल नंबर कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, मृत्युदंड को भी क्षमादान कर सकता है, क्षमादान, ठीक, क्षमादान, मृत्युदंड को भी क्षमादान कर सकता है, मृत्युदंड को भी क्षमादान कर सकता है। और इस अगर मान लीजिए हम लोगों को बिल में कानून कोई बनाना पड़ता है पूरे भारत के लिए, ठीक, किसी बिल के द्वारा, तो क्या करते हैं, लोकसभा राज्यसभा और से पास होता है बिल, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो कानून बनता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के साथ राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करके 6 महीने तक के लिए वो कानून वैध करा सकता है। फिर उसके बाद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, ठीक, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं बस वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति से इतने टाइप के ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति के पास देखिए 111 में वीटो पावर है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा जाता है तो उसको रोक लिया जाता है। तो वो सभी की भी उल्लेख इसमें देखने को मिलते हैं, 111 में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा क्या क्या हो गया? मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। क्या हो गया? पॉलिटी हो गया। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा साइंस पे भी मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं? साइंस पे भी मूव करते हैं। साइंस पे भी थोड़ा सा मूव करते हैं। साइंस में भी देखिए हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पूछता है कि मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पीनियल ग्रंथि को। किसको बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। पूछता है कि हमारे भूख प्यास का निर्धारण कौन करता है? तो हमारे भूख और प्यास का निर्धारण जो करता है उसको करते हैं हाइपोथैलेमस। हमारे भूख और प्यास का निर्धारण करता है, जो करता है कौन करता है? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास, भूख लगी है, ठीक, भूख प्यास, इस सब का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ठीक, हम लोग कोशिका का विद्युत द्रव किसे बोलते हैं? कोशिका का विद्युत द्रव। तो कोशिका का विद्युत द्रव बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक, और कोशिका का संचार द्रव, जहां से हमें एनर्जी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक, माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सेल की खोज सर्वप्रथम, जो सेल देखते हैं जिससे मिलकर हम लोग बने हुए हैं, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तब किसने की थी? रॉबर्ट, ठीक, रॉबर्ट हुक ने। इस टाइप के क्वेश्चन हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक, पूछता है सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक, पेडोलॉजी कहते हैं। सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। और फिर इस तरीके से कई चीजें देखने को मिलती है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो सेल होता है सबसे बड़ा सेल होता है। शुतुरमुर्ग का जो सेल होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। सेल भी कितने टाइप के होते हैं? प्रोकैरियोटिक, ठीक, और यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग जो इसमें आते हैं, हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। प्लांट्स भी कितने आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। तो कोशिका का किचन कहते हैं, किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे हमें कमेंट्स करके। ठीक, कोशिका का किचन किसे कहते हैं, ये आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक, सेल्डन और स्वान ने कोशिका की परिभाषा दी थी। सेल्डन और स्वान ने कोशिका की परिभाषा दी थी। अब जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि हमारे बॉडी में, ठीक, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। ठीक, किडनी करती है। अगर बोले तो पंप करने का काम कौन करता है? पंप। ठीक, पंप करने का काम जो करता है वो हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट करता है, पंप। अब हमारे हार्ट बीट की आवाज कैसी होती है? तो लव डब होती है। हमारे हार्ट बीट की आवाज जो होती है वो क्या होती है? लव डब होती है। अब देखिए हार्ट बीट पूछता है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम हार्ट बीट, मतलब कि कितने मिनट, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 टाइम। 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट बीट एक बार धड़कता है। हम लोग तेज चलते हैं, कम चलते हैं, तो उस पर भी डिसाइड करता है, लेकिन नॉर्मली 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जिसने की थी उनका नाम क्या था? विलियम हार्वे नाम था। उनका क्या नाम था? विलियम हार्वे नाम था। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो प्लांट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जाइलम क्या करता है? प्लांट्स में पेड़ पौधों तक क्या पहुंचाता है? जाता है। फ्लोएम खाने को पहुंचाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है हमारे लिए कौन सी है? CO2 है। CO2। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारी गैसें हैं 78% वो नाइट्रोजन है। ठीक, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है राइजोबियम करते हैं। ठीक, ये दलहनी पौधों में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि मलेरिया, ठीक, ज्वार, ये सब बीमारी किससे होती है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो होता है आपका एडिस
इजिप्टिस मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। वो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ देता है, उससे बच्चे अंडे देते हैं और वो पूरी बॉडी में दबते हैं, उससे हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। कोलेरा ये सब किससे भी होने वाली बीमारी है, तो पानी से होने वाली है। गंदे पानी को पीते हैं तो क्या हो जाती है, कोलेरा बीमारी हो जाती है। तो और भी कई चीजें, जैसे कि बायोलॉजी में हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं। तो ये सभी चीजें भी हमें बायोलॉजी में देखने को मिल जाती हैं। ठीक, तो अब आते हैं थोड़ा सा अगला सब्जेक्ट पे आते हैं। तो इतनी चीजें मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बता दी इतनी तेजी से, तो आपको अच्छे से रिवाइज होगा। अगर आप इसको देखेंगे इस सीरीज को तो आपको अच्छे से सब चीज रिवीजन होगा। तो अलग टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा करेंट का चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है, तो स्वामी ब्रह्मानंद, क्या था, स्वामी, ठीक, चल नहीं रहा, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। बिहार के जो सुपर 30 के संस्थापक थे आनंद कुमार, उनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारे किसको सम्मानित किया गया, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से, याद रखिएगा, स्वामी ठीक, ब्रह्मानंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 वाला आनंद कुमार को। आनंद कुमार, वही आनंद कुमार जिसमें ऋतिक और रोशन क्या बने हैं, पिक्चर बना है जिसके ऊपर। सुपर 30 के संस्थापक जो हैं आनंद कुमार, उनको क्या किया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड दिया गया है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड है और ये सुपर 30 के संस्थापक को दिया गया है। आपको पता है नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है, नोबेल प्राइज की भी घोषणा कर दी गई। तो नोबेल प्राइज किसको मिला है, शांति का, खास करके शांति का पूछ सकता है, तो शांति का मिला है किसको, दमित्री मोराटोवा और दूसरे का नाम भूल रहा हूँ, मारिया रेसा। ठीक, मारिया रेसा, इन दोनों लोगों को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति का, पीस यानी शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, दमित्री मोराटोवा और मारिया रेसा। यही बार बार पूछ सकता है। ठीक, और आपसे पूछ सकता है कि साहित्य का नोबेल प्राइज, ठीक, साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक, किसके दिया गया है, अब्दुल रज्जाक गुनराह, मतलब गुनाह से याद कर लीजिएगा, उनका पूरा नाम है अब्दुल रज्जाक गुनराह। ठीक, मैंने गुनाह से याद किया हुआ है, गुनराह, को साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो और भी कई क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको दिया गया है, रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। तो ये सभी चीजें क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि आपसे पूछ सकता है, अभी इलेक्शन का दौर है तो पूछ सकता है गरुण ऐप। ठीक, गरुण एक एप्लीकेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल फिलहाल में जारी किया गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे लोग जो वोट देने के लायक नहीं है, जैसे कि 90 साल के भी लोग, 95 साल के लोग और 60 साल 70 साल के लोग भी जो चल फिर नहीं पाते, तो उनके घर पे द्वारा ऐप के द्वारा उनसे वोटिंग कराई जाएगी। और वो ऐप के कौन सा है, गरुण ऐप है, जो किसने लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो ये सभी चीजें भी क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, हिट कोविड ऐप, देखिए हिट कोविड ऐप मतलब कि कोविड की सतर्कता को फैलाने के लिए और कोविड से लोगों को बचाव करने के लिए हिट कोविड ऐप बिहार ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, बिहार ने लॉन्च किया है। वन प्लस एक कंपनी है, आपको जानते होंगे कि वन प्लस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं हमारे, कौन बने, जसप्रीत बुमराह बने। वन प्लस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने जसप्रीत बुमराह बने हैं। ठीक, आर्यभट्ट पुरस्कार, ठीक, आर्यभट्ट, याद रखिएगा आर्यभट्ट, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक, आर्यभट्ट पुरस्कार क्या है, आर्यभट्ट, ठीक, अवार्ड किसको दिया गया है, अवार्ड दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। ठीक, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर भी मिला है किसको, जगन मोहन रेड्डी को, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन ये जो है ना जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के चेयरमैन है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी कोई घटिया एग्जाम इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। ये क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, जैसे कि
सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, अग्नि मिसाइल, वायु मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सभी चीजें बनाने का काम कौन करता है? जी सतीश रेड्डी साहब की, जी सतीश रेड्डी साहब जो जहाँ के वो है चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष हैं, उन्हीं को मिला है 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार। तो ये सब बनाने का काम कौन करता है? तो DRDO करता है। इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, उसके चेयरमैन इसमें जी सतीश रेड्डी है। इसी तरीके से एक इंडियन स्पेस इसरो ठीक, इसरो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है ठीक। इसके जो संस्थापक थे विक्रमलाल साराभाई थे, जो उन्होंने जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि अगस्त माह में ठीक, अगस्त माह में क्या किया जाएगा? अगस्त माह में चंद्रयान 3 का प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। कि चंद्रयान 2 जो हम लोगों का फेल हो गया था, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वापस से चंद्रयान 3 में क्या करेंगे, चंद्रमा की सतह पे हम लोग वापस से जो है एक सैटेलाइट को भेजेंगे, लेकिन उसमें रोवर नहीं होगा ठीक, उसमें क्या नाम है, ऑर्बिटर होगा ठीक, और लैंडर नहीं होगा। उसमें लैंडर नहीं होगा, रोवर होगा, ऑर्बिटर होगा, लेकिन उसमें लैंडर नहीं होगा। उतनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रयान 3 को हम लोग लॉन्च करेंगे। कब करेंगे? अगस्त माह के 2022 में। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई, लेकिन अगस्त में लॉन्च करेंगे, इतना पक्का है ठीक। तो ये सब करंट के जो मुद्दे हैं आपको काम आने वाले हैं, आने वाले सभी एग्जाम होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बाकी का बाद में देखा जाएगा ठीक है। धन्यवाद।